आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं अंतर्बोध प्रदर्शनी में। ये 2019 में इनकी पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि एक और आगे पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए एक और पहल है। और आज यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर से हम बात करेंगे, साथ ही साथ आज के युग के जो नए कलाकार हैं उनकी कला के बारे में जानेंगे। एक तरह तरह की आर्ट वर्क जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कला को एक नया रूप दे रहे हैं, किस तरीके से, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन कलाकारों के बारे में जिन्हें एक नई राह नहीं मिल पाती, लेकिन उन्हें एक नई राह दे रहा है अंतर्बोध। लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक मौका अंतर्बोध दे रहा है। आइए चलिए बात करते हैं कलाकारों से और कला की सराहना करने वाले महान शख्सियतों से। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के समाज में जहाँ दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कला खो रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि लोगों को वापस उसके पास जाने के लिए क्या करना चाहिए और अपने ज्ञान को और अपनी कला को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कला खो रही है। कला ने पिछले 20-25 सालों में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितनी तरक्की की है, खासकर मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट की जब बात करता हूँ तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज कला, भारतीय कला जो है वो शिखर पे है, ये मेरा मानना है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट, जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें भी प्रोग्रेस है। आप मधुबनी देखिए कहाँ से कहाँ है, विदेशों तक मधुबनी जा रही है। तो कला कहीं खो रही है ये मैं मानता नहीं हूँ, इसको मैं मानता नहीं हूँ। आप कला दीर्घाओं में जाइए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपको दर्शक दिखते नहीं थे। आज कला दीर्घाओं में दर्शक दिखते हैं। भले ही किसी के पास उतना पैसा नहीं है पेंटिंग खरीदने के लिए, लेकिन आजकल तो लोग प्रिंट लेके भी उन पेंटिंग्स का जो है अपने घर में फ्रेम करवा के रखते हैं। आज से 25 साल पहले की बात करें तो कला में उतनी जागरूकता नहीं थी। पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है। तो ये कलाकार जो हैं बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कला को जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इसे जो है पहुंचाया है। तो आज की जो ये प्रदर्शनी है अंतर्बोध, ये आपको कैसी लगी और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको आप क्या तारीफ उनकी करना चाहते हैं? आपके पास क्या शब्द है उनके? मैं सबसे पहले तो अंतर्बोध जो प्रदर्शनी है, इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं उनको बधाई दूंगा। वो बधाई के पात्र हैं कि एक ग्रुप को लेके इकट्ठे चलना बड़ा मुश्किल होता है और इन्होंने प्रयास किया है और इनका प्रयास मैं सफल मान रहा हूँ। इस प्रदर्शनी में स्कल्पचर भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, ड्राइंग्स भी हैं और अच्छे काम हैं। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि बिलो एवरेज है या कुछ है, इसमें बहुत अच्छे काम भी हैं। तो उनका प्रयास जिसे मैं सफल मान रहा हूँ, तो मैं बधाई देता हूँ उनको दोबारा से। नए कलाकारों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? जो बच्चे, छोटे छोटे से बच्चों को हम देखते हैं, कई बार उनके पेरेंट्स ये यकीन भी नहीं कर पाते कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके, कोई आर्किटेक्चर कर रहा है, कोई वॉल पेंटिंग कर रहा है, कोई कैनवास पे डिज़ाइन कर रहा है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना बढ़ावा मिलना चाहिए? इसमें पेरेंट्स का रोल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, कलाकार बनना चाह रहा है, तो मेरी राय में उसे कलाकार बनने देना चाहिए। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि 25 साल पहले अगर ये कोई सोचता था कि आर्टिस्ट भूखा मरता है, आज वो समय बदल गया है। आर्टिस्ट भूखा नहीं मरता है। और इस फील्ड में जितनी ख्याति है, पैसा है, वो आपकी जनरल फील्ड में नहीं है। इसमें आप जो हैं वो अपने आप पे निर्भर करते हैं, आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि ऊपर वाले ने हर एक इंसान को एक अलग बनाया है और जिसे कलाकार बनना है वो इधर उधर से घूम के आके कलाकार बन ही जाएगा। आप उसे आर्किटेक्चर में डालिए, आप उसे मेडिकल में डालिए, लेकिन अगर उसे कलाकार बनना है तो वो उसके बाद भी जो है फिर कलाकार बन जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। B.N. गोस्वामी कला जगत में
कला में पे जो लिखते हैं बहुत बड़ा नाम है, और उनका परिवार पूरा जो है वो आईएएस ऑफिसर्स रहे, सब लोग। उन पे भी प्रेशर था कि आईएएस ऑफिसर बनना है आपको, ठीक है। ज़हीन आदमी थे, उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर पेरेंट्स को कहा कि मुझे आर्ट में ही जाना है, मुझे आर्ट राइटर बनना है, और वो आर्ट राइटर बने, और वो बहुत ऊंचे दर्जे के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आर्ट राइटर हैं। मिनेचर पे आज उनसे बड़ा लिखने वाला कोई नहीं है जितना उनका नाम है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उनको आर्ट राइटर बनना था, वो बन ही गए किसी न किसी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। यूसुफ अराकाल पेशे से इंजीनियर थे और बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, वो उसको छोड़ चुके। तो ये मैं उन पेरेंट्स को फिर यही कहूँगा कि ये मत सोचिए कि आपका बेटा अगर कलाकार बनना चाह रहा है तो उसे बनने दीजिए, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट मत कीजिए, उसकी एनर्जीज आप वेस्ट करेंगे। तो आपके लिए कला का क्या महत्व है? आप कला को किस तरीके से देखते हैं? जब अगर ड्राइंग करते हैं या फिर आप क्या अपने दिमाग में रखते हैं, और किस तरीके से आप रंगों का चयन करते हैं, उनका एक रूप उनको देने के लिए क्या उस वक्त आपके दिमाग में चलता है? देखिए, कलाकार की दुनिया, खासकर पेंटर की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया है। मैं उससे अच्छी कोई दुनिया मानता नहीं हूँ। जो आदमी रंगों से खेलता है, रंग तो आपकी ज़िंदगी है। रंगों, आप सोचिए अगर ये रंग ना हो तो कैसा जीवन होगा, ब्लैक एंड वाइट जीवन कैसा रहेगा, ठीक। तो रंगों की दुनिया एक अलग दुनिया है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, हर इंसान एक आर्टिस्ट है, उस पर एक पारखी नज़र है। आपने ये साड़ी खरीदी है तो बिना सोच के नहीं खरीदी है, आप गए हैं, आपको कुछ रंग जो है उस पर अच्छे लगे हैं जो आपकी नेचर के साथ जाते हैं, तो आप वो खरीदते हैं। रंगों के बिना हम कैसे रह सकते हैं? और आर्टिस्ट की दुनिया, रंगों की दुनिया। तो रंगों का त्यौहार भी आने वाला है, होली आ रहा है, तो होली की विशेस अगर आप हमारे व्यूअर्स को देंगे तो बहुत खुशी हो। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि ये ऐसा पारंपरिक त्यौहार जो मौसम को बदलते हुए दिखा रहा है, और रंगों का, मैंने आपको लाल पीले नीले चेहरे दिखेंगे, हाँ। और इससे सुंदर व्यू हो ही नहीं सकता। वो अपने आप में एक पेंटिंग्स हैं। तो बधाई दूंगा सबको होली पे। आज की प्रदर्शनी अंतर्बोध 2019, इस पर आपका क्या कहना है? कैसी लगी आपको? कलाकारों का जो इतना मेहनत, उनका जो सहयोग रहा है, वो आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत सुंदर लगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कलाकार जब अपने स्टूडियोज में काम करते रहते हैं तो यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक बार संगठित होकर एक साथ प्रदर्शित करें, और दूसरे के कामों से देखकर पता लगता है, कंपेयर कर पाते हैं और पता लगता है कि उनके काम में अभी कितनी कमी रह गई है, या फिर दर्शक भी कमेंट करते हैं कि वो काम कितना अच्छा है। इसी तरह से वो इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, और यदि ये 1-2 साल पहले से हो रही है तो मैं पिछला तो नहीं देखा, लेकिन मैं अच्छा मान के चल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सारे कलाकार बेहतरीन हैं और आगे चल के बढ़िया कलाकार बनेंगे। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि कला को पहले उतना एक जो एक्सपोजर जिसे हम कह सकते हैं वो उतना नहीं मिला करता था, लेकिन अभी पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट करते हैं और एक नई राह मिल रही है आर्टिस्ट को। पर जिन्हें राह नहीं मिल पाती है उनको आप कैसे एक दिशा निर्देश कैसे करेंगे, वो मुझे बताइए। देखिए, ये कला जो है, ये जैसे आप नृत्य सीखते हैं या संगीत सीखते हैं तो परिवार जितना कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। बाकी लोग भी कब स्वीकार करते हैं, ये सतत प्रयत्न की बात है। एक बार जब आप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लोग ताली बजाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो संघर्ष है वही इंसान की असली दौलत है। तो संघर्ष करना चाहिए, कभी हिचकना नहीं चाहिए। यदि उसके काम में दम है तो वो बाहर आ जाएगा, कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा, उसको पैटर्न भी मिलेगा, कोई गैलरी प्रमोटर भी मिलेगा, और डेफिनेटली उसको पहचान मिलेगी। रंगों की बात हो रही है तो होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छी सी होली विश हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें। देखिए, ये पेंटिंग्स भी कलर्स से बनी हैं, और जो होली है वो कलर्स की। मेरे ख्याल से आपने बहुत सही याद दिलाया कि कलर्स का ये त्यौहार है और ये कलर से ही बनी है। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कलरफुल होली वो लोग एंजॉय करें और पेंटिंग्स का आनंद लें।
हमारे साथ कविता राजपूत मौजूद हैं और उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है, और मैं इस बारे में सर से पूछना चाहूँगी कि बारीकी से नज़र डालकर एक बार बताएं कि उन्हें ये पेंटिंग कैसी लगी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कविता जी ने किस तरह से कंसंट्रेट किया है नीचे वाले लैंडस्केप में, डेप्थ को कैसे दर्शाया है और कैसे पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। देखिए, लैंडस्केप का यही एक मूल्य होता है कि उसका पर्सपेक्टिव नया हो और लोग उसमें समा जाएं, चलते रहें किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल साधना की है और ये एक सुंदर लैंडस्केप है और बहुत मेहनत का काम है, बहुत कंसंट्रेशन का काम है। दूसरा जो ऊपर पेंटिंग है, एकदम बहुत जनरल सिंपल कंटेंट लिया है साइकिल का उन्होंने, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड में उन्होंने काम किया है, मेरे ख्याल से एक ऐसी अच्छी पेंटिंग है जो आप अपने घर में लगाएं तो रोज़ सवेरे उठ के इसको घंटों देखना चाहेंगे। आपको रोज़ नई चीज़, नई भव्यता, नई चीज़ें मिलेंगी। और जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की, जिस तरह, देखिए ड्राइंग का मतलब होता है हाउ टू कंसंट्रेट, इट इज़ नॉट ए फैक्टर कि आप इमेज क्या आती है। तो यदि कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब कि एक से एक बढ़िया चीज़ें, अद्भुत चीज़ें निकलेंगी। बहुत अच्छी कलाकार हैं, मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और हम लोग साथ हैं इनको प्रमोट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। और हम मैम से पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ इस पेंटिंग को, तो मुझे बैकग्राउंड में कई चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो एक बार मैम से कंफर्म करते हैं कि क्या वो बनाते वक्त यही सोच रही थी कि वो चेहरे दिखाना चाहती हैं, या ये हमारा नज़रिया? मैम आप बताइए। इसका टाइटल है द राइडिंग वॉल। इसको बनाते समय मैंने यही सोचा कि दीवार को देखते समय ही हम कहीं से कहीं नई नई आकृतियाँ देखते हैं, और साइकिल बनाने का यही एक पर्सपेक्टिव रहा मेरा कि मैं ये दिखाना चाहूँ कि एक जैसे हम किसी राइड पे निकल गए हैं साइकिल पे बैठकर, ऐसे हम एक दीवार को भी निहारते रहें तो हमें उसमें अनेकों कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। सिर्फ हमें अपने नज़रिए को ही उस लेवल के ऊपर लेके जाना होता है। मैम ये तो हो गया स्केच पेंटिंग, आप कलर्स के बारे में क्या कहना चाहती हैं? जब आप रंगों को देखती हैं या फिर रंगों से आप पेंट करती हैं, तब किस तरीके की तस्वीर आपके दिमाग में बनती है और किस तरह से आप रंगों से खेलती हैं, वो हमें बताइए। रंगों से तो मैं जब ही खेलती हूँ जब मैं बहुत हैप्पी मूड में होती हूँ, या जब मैं नया कुछ बनाना चाहती हूँ। ऐसे में मैंने कई अंदर पेंटिंग बनाई है। एक पेंटिंग है मेरी ज्ञान कुंभ, उसमें मैंने दिखाया है कि कुछ आकाश में ऐसा एक फिगर है जो एक घड़े बना के, मिट्टी के घड़े बना के हमें दे रहा है। अर्थात हम भी एक घड़े की तरह ही हैं जो खाली आते हैं। हमें कौन सा ज्ञान, कौन सा शिक्षा, कौन सा महत्वपूर्ण मूल्य अपने जीवन में लाने हैं, वो मैंने उस पेंटिंग में दिखाना चाहा है। तो उसमें नीचे बहुत सारे खाली घड़े रखे हैं। आप उस पेंटिंग, हम चाहेंगे कि हम उस पेंटिंग की तरफ ही रुख करें और आपको दिखाते हैं कि क्या नया है उस पेंटिंग में। इस पेंटिंग को जब हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें। पशु पक्षी भी दिख रहे हैं, हमें एक महिला दिख रही है, शायद वो उसके घूंघट है, क्या है मैम आप बताइए। जी, इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि एक स्त्री, जिसे हम घर बनाने वाली, समाज की एक बहुत मुख्य चीज़ कहते हैं, मुख्य चीज़ शब्द गलत का इस्तेमाल किया मैंने, हम एक उसे आधार बताते हैं। हम ये दिखाते हैं कि वो घर की लक्ष्मी है, जिसको मैंने बिल्ली के रूप में दिखाया है कि बिल्ली को हम लक्ष्मी का सूचक मानते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी सिटी दिखाई है, अर्थात हमने सब कुछ समर्पण किया स्त्री के सम्मान के लिए, लेकिन हमने उसे हमेशा पर्दों में रखा। हमने हमेशा लोगों को एक अलग सोच दी। जब वो स्त्री को देखें तो एक अलग सोच उनके दिमाग में आए। जैसे स्केयर क्रो अनजाने में सबको डराता है, ऐसे एक अनजान डर हर समय एक स्त्री के मन में है, वो नहीं होना चाहिए। ये दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। एक चूहे बिल्ली का खेल बना दिया है। समाज ने कहीं मोर्चा निकलता है, स्त्री के साथ गलत होता है तो रोड ब्लॉक हो जाती है, गलत पुरुष के साथ भी होता है। हमें अपने नज़रिए को बराबर करना है। हमें हर एक इंसान को पहले इंसान समझना है, फिर हमें उसे स्त्री या पुरुष जैसे शिक्षा देनी है। हमें ऐसे नहीं सिखाना कि स्त्री है तो अलग नज़रिए से देखो और पुरुष है तो अलग से। हमें सबको बराबर नज़रिए से देखना चाहिए। ये मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और इसमें है द अनटोल्ड स्टोरी,
इसका मतलब है जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो पहला ख्याल परिवार वालों के मन में भी ये आता है कि कोई बहाना हम सेट करें। वो रात को देर से आई इसलिए गलत हुआ, उसने कपड़े छोटे पहने इसलिए गलत हुआ। ये सोच गलत है, इसको बदलने की सख्त ज़रूरत है। सर, आज की ये प्रदर्शनी अंतर्बोध आपको कैसी लगी? सभी कलाकारों का जो इतना मेहनत है वो कैसी लगी? बहुत अच्छे। चले ऐसे होता है ना विजुअल आर्ट देखने से वाह अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आँख जैसे कान के लिए म्यूजिक होता है तो आँख के लिए भी कुछ आर्ट होता है जो देखने से आप उसको फील कर सकते हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं ना, वो भी मैं नहीं हूँ। जब अंदर झांक के देखेंगे उसको दर्शन बोलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जैसे शुरू में उसको हम चित्र मतलब जो चारों तरफ हम घूम के देख सकते थे। फिर ऐसे होता है जो अर्धचित्र जिसको म्यूरल बोलते हैं। ये सारे जो पेंटिंग देख रहे हैं ये चित्र आभास, मतलब इसमें थोड़ा आभास आपको मिलेगा कि हम क्या सोसाइटी को दे रहे हैं, क्या सोसाइटी ले रहे हैं। जो प्रोसेस है ना, एक आर्टिस्ट एक सोसाइटी का भी पार्ट होता है और कभी कभी बाहर से आके उसको भी देखता है और इमेजिन करता है और हज़ारों साल का बाद सोचता है कि क्या होगा। मतलब कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट का। तो ये सारे यंग आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह का काम करें जो कि बार बार इस एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है ना, कि आप लेयर बाय लेयर काम करते हैं और खाली कैनवास भी है ना, वो भी कंप्लीट है। जब आप कलर लगाते हैं फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, कोई अरे भाई क्या होगा है। और तो आपका कैनवास क्या किस तरह का आप चाहते हैं कि सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए। तो काफ़ी आर्टिस्ट वेराइटी ऑफ वर्क किए, जैसे कोई ड्राइंग बनाया, कोई वाटर कलर किया, कोई स्कल्पचर बनाया, कोई प्लाई को लेके इकट्ठी करके बनाया, कोई तो स्पैचुला में काम कर रहे हैं, कोई वाटर कलर में फ्लो कर रहे हैं पूरा कलर पेपर को डुबा के। एक्चुअली बहुत एक्सपेरिमेंट होता है और हम करीब 100 साल से बहुत हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी एक हाई टाइम हो गया, हम लोग सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए है। पहले गांव में अगर शादी लड़की का होता है ना, वो गांव का शादी होता है। वहाँ कोई भी आर्टिस्ट, वो लकड़ी वाले हो, पत्थर वाले हो, पेंटिंग वाले हो, सब लोग कुछ बना के लड़की के लाते हैं और लड़की वाला उसके लिए कपड़ा, उसके लिए चावल, क्या क्या, मतलब एक रिलेशन। जब तक सोसाइटी के साथ वो रिलेशन बनेगा ना, फिर वो सोसाइटी का सारा चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट होगा और सारा चीज़ एक हो जाएगा। तो आर्टिस्ट उसी एंगल में देखता है, बियॉन्ड सोशियो पॉलिटिक्स सोचता है। ये छोटे मोटी चीज़ होता रहेगा, सारी चीज़, कोई बोल रहे पॉल्यूशन हो रहे हैं, कोई बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ को लेके भी पेंटिंग करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट में जो बात बता रहा हूँ, एक मॉन्क जैसा आर्टिस्ट होता है ना, सोचता है। तो एक्चुअली मैं बताऊँ ना, पेंटिंग करने से अपने आप जैसे मेडिटेशन होता है ना, जो अपना वे ऑफ इमेजिनिंग। तो मतलब आप सोचिए जैसे ना अजंता एलोरा बनाना तो भूल जाइए, जिसने इमेजिन किया कि इतना बड़ा चीज़ होगा, कैसे लाइट आएगा, कैसे, उस टाइम कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं था कि इस तरह का कलर नहीं मिलता था। कलर बनाओ, सारी इमेजिन करो, नेचर से कलर लाते थे, कुछ भी पेंटिंग जो हुआ, स्कल्पचर जो हुआ, केव से जो बनाए, और कितना मतलब कितना बड़ा वे ऑफ इमेजिन इतना बड़ा था। तो आजकल आर्टिस्ट थोड़ा हम बहुत छोटे छोटे चीज़ में, लेकिन द वे ऑफ इमेजिन जब खुलेगा, बहुत बड़े होगा, तो सोसाइटी उसका पार्ट हो जाएगा। तो आर्टिस्ट सबको धन्यवाद, सब अच्छे काम किए और काम करते रहना। अंतर्बोध प्रदर्शनी में आपका जितना योगदान है उस पर आप 2 शब्द अगर बोलें तो। मेरे तो इसमें वैसे बेसिकली स्कल्पचर्स हैं और जो मैंने वुड में, प्लाईवुड में बनाए हैं और नेचर और रिदम को लेके इस टाइप का मैंने कुछ बनाया है। तो हम इस पे बात कर लेते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। आप इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहें? ये बेसिकली ये जैसे एक सीड होता है, सीड में से अंकुर निकलते हैं, तो वो पत्ती छोटी हरी हरी पत्तियाँ निकलती हैं, तो उस टाइप का है। एक पत्ती यहाँ से निकल रही है, ऐसा है। इसके अलावा आप किस तरीके की कला में रुचि रखते हैं?
इस तरह इसके अलावा पेंटिंग भी करता हूँ मैं कभी कभी। वैसे ज़्यादातर तो मैं वैसे स्कल्पचर ही करता हूँ। और क्या कहते हैं आप, स्कल्पचर की दुनिया में जो लोग अभी नए नए आए हैं, जो कदम रखना चाहते हैं और कई चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? चैलेंज तो हर चीज़ में है। चैलेंज तो हम भी अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अभी हम भी कोई वो नहीं है, ज़्यादा पहचान ज़्यादा नहीं हुई हमें, लेकिन वो है कि कोशिश करते रहो तो कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। अंतर्बोध में आपका जो योगदान रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा विषय जो इस पूरी प्रदर्शनी का एक अंतर्बोध ये कैप्शन रहा है। अंतर की जो मतलब भावनाएं हैं और एक कलाकार के अंदर का जो अंतर्बोध है, वो किसी ने पेपर्स पे, किसी ने कैनवास पे अपने अपने अलग अलग माध्यम से प्रस्तुत किया है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा विषय प्रकृति को लेकर है और नेचर। हम ऐसे चलते फिरते बहुत जगह हमारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मैंने जो भी चित्र किया उसमें पेड़ों का एक जो उसके अंदर जो मोशन है, एक रिदम है जो ना, उसके अंदर जो एक खुशी है, वो आम लोग देखते हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आप कभी भी अकेले इत्मीनान में बैठ कर के कभी किसी भी वृक्ष को देखेंगे और थोड़ी सी कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, उसकी खूबसूरती अलग है। तो मैं प्रकृति पे ज़्यादा पेड़ पौधों को लेकर ही काम करता हूँ और जो एक पर्सपेक्टिव व्यू के साथ कुछ कॉम्पोजिशन, कुछ एलिमेंट, कुछ लिविंग थिंग्स डाल करके मैंने किया। जैसे इस पेंटिंग तो हम इसके बारे में कि इसमें मैंने मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कलर यहाँ लगाऊँ, वो कलर लगाऊँ। मैं जो भी कलर लगाऊँ उस कलर में ये खासियत होनी चाहिए कि वो आगे पीछे को थोड़ा मेंटेन कर ले। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कोई ऐसा कलर लगा दूँ कि पीछे वाला दिखे नहीं, या पीछे कोई ऐसा कलर लगा दूँ ताकि जो है सामने वाला का जो है कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब लगे। और मेरा काम करने का तरीका में क्या ना, मैं जब पेपर पे वर्क करता हूँ तो पेपर वाटर कलर है हमारा, पेपर, पानी और कलर दोनों में कहीं मैं बांधने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप देखेंगे पानी भी इसमें फैलाया है मैंने, तो जो कलर छोड़ा है ना, वो कलर भी पानी को एंजॉय किया है। आप देखेंगे कहीं भी जो है ना पानी, देखिए ये चीज़ दोबारा नहीं आ सकता। ये जो गीले अवस्था में जो पानी पे जो कलर गया है ना, वो भी एंजॉय किया है अपने आप को। और वो एंजॉयमेंट जो है एक कलाकार जो है पेपर, कलर और पानी के साथ जो एंजॉय किया है, उस एंजॉय को आप देखेंगे। पेड़ में एक एक पत्ती मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो भाव होनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ऊपर से कुछ टचेस मैंने लगाए हैं ताकि कुछ लेयर्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। बाकी एक एक पत्ते, एक एक ये और ये जो भी मैंने एलिमेंट डाला है इसमें, आदमी डाला है या कोई बच्चा, बकरी, कुछ भी डाला है, तो उसको एक एक चीज़ पकड़ के मैंने नहीं बनाया है। एक सजेशन है हमारा, एक फीलिंग्स है। तो बस वही है अंतर्बोध। जब आपने पढ़ा तो देखा कि अंतर का जो बोध है, अंदर से जो आदमी फील करता है, उसको अपने अपने माध्यम से हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। और लोगों ने काफ़ी, हमें खुशी है, लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया इसको और सराहा है। तो आप लोग भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्बोध में आपको जो पार्टिसिपेशन है, आपका जो आर्ट वर्क है, उसके बारे में आप बताइए कुछ। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में काम करती हूँ और मिक्स कभी कभी करती हूँ। और मुझे कलर्स और के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। कभी उनके रिदम में, कभी उनके कंट्रास्ट को लेके, तो कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरा वर्क है, कभी मोनोक्रोमिक, कभी कलरफुल। तो इस तरीके का आर्ट वर्क काफ़ी पसंद किया जाता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ मॉडर्न आर्ट वी कैन से। और आज के टाइम पे जो न्यू जनरेशन है इसको बहुत पसंद कर रही है। तो इसमें जो बिल्कुल जो न्यू एंट्री जिन्होंने की है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बस अपने काम में लगे रहें, जो आपको पसंद आता है उसको आप करते रहें। और नेचुरल आपको एक जर्नी है एक तरीके की, आप करते रहें तो आपको आप मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप जब कलर्स के साथ खेल रही थी, तो फिर क्या आप इस पे मैंने कलर्स की लेयर्स डालनी स्टार्ट करी। तो इसमें जो मुझे कलर ज़्यादा बेस्ट लगा उसको मैंने ऊपर करा। फिर उसमें उसको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने गोल्ड के साथ उसके साथ प्ले किया और उसको एक सन के फॉर्म में मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है कि हर जगह शाइनिंग है, मल्टी कलर्स भी हैं इसके अंदर काफ़ी। और उसके साथ और दूसरा मैं बोलना चाहती हूँ कि होली का त्यौहार आ रहा है और इट्स ऑल अबाउट कलर्स, और यहाँ पे तो पूरी दुनिया रंगों की बनी हुई है। तो ऐसे में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं फॉर होली? होली के लिए तो हैप्पी होली टू एवरीवन।
और कलर्स से ही हमारी दुनिया है और कलर्स को एंजॉय करना चाहिए, उनके साथ प्ले करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कोई फैशन डिज़ाइनर उसको कलर्स के साथ प्ले करता है तो अपने फॉर्म में करता है, हम लोग आर्टिस्ट हैं तो हम अपने उसमें कलर्स के साथ प्ले करते हैं, तो एवरीथिंग इज़ जॉइंट विद कलर्स। जब हम आपकी पेंटिंग पे नज़र डाल रहे हैं तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुझे बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है दैट यू आर एडिक्टेड टू कलर्स। तो आप कुछ बताइए। मेरी पेंटिंग्स आर ऑल हैप्पी पेंटिंग्स। मुझे कलरफुल कलर्स, लाइफ के कलर्स पसंद है, तो मेरी पेंटिंग में आपको हो सकता है कि जितने कलर्स होते हैं सारे हैं। कई पेंटिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें आपको जो कलर बोलेंगे वो सारे कलर्स मिलेंगे। तो आपकी एक या दो पेंटिंग्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिस पे भी आपको अच्छा लगे, आपको जिसके बारे में आप बताना चाहते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। सारी पेंटिंग जो भी है, मैंने जितनी भी पेंटिंग है उसमें एक भी ब्रश से नहीं बनी हुई है। दीज आर ऑल नाइफ पेंटिंग, पैलेट नाइफ पेंटिंग है। उसमें कोई भी किसी भी पेंटिंग में मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है। ब्रश का यूज़ किया है सिर्फ उसमें नाम लिखने में अपना ब्रश का यूज़ किया है, अदरवाइज सारी पेंटिंग मेरी नाइफ पेंटिंग है। और ये सारी टेक्सचर्ड काम है, मतलब ऐसा टेक्सचर है कि अगर आप उसको छू के भी देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये टेक्सचर है। तो इसमें खासियत इसकी यही है कि ये ब्रश से नहीं बनी हुई है, ये नाइफ से बनी हुई है, और ये दीज आर ऑल टेक्सचर्ड नाइफ वर्क। ये बहुत ज़्यादा एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट है जो शायद पहले बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी। तो इसका ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, इसकी उपज कहाँ से? यूजुअली मैंने देखा है जो भी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो नाइफ़ के साथ साथ ब्रश, मतलब नाइफ़ मोटा मोटा काम नाइफ़ से कर लेते हैं एंड फिर वो इंट्रिकेट काम वो ब्रश से करते हैं। बट मुझे था कि नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया नाइफ़ में वर्क करना तो मुझे इतनी पसंद आई वो नाइफ़ कि मैंने बोला कि नहीं, मैं सारा काम नाइफ़ से ही करूँगी। तो बस इसलिए मुझे पसंद आ गया वो मीडियम एंड वो तो इवन ऑयल में भी एंड एक्रेलिक में भी बोथ। ये भी जैसे बनी, ये एक्रेलिक की बनी हुई है, लेकिन ये भी पूरी प्योर नाइफ वर्क है, इसमें बिल्कुल भी मैंने ब्रश नहीं यूज़ किया। तो आपकी पेंटिंग्स देखने के बाद जब इतने सारे कलर्स हम देख रहे हैं तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको होली बहुत पसंद होगी। तो आप होली भी क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज कुछ लोग नहीं खेलते, उन्हें कलर्स पसंद नहीं होते, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है और अपना सोच है कि जिसको पसंद हो। मुझे बहुत पसंद है, मुझे कलर्स पसंद है एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। ये आप अपने आर्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरी कला जनरली महिलाओं पे केंद्रित है और मैं बीइंग ए वुमेन पहले खुद से फील करती हूँ वो चीज़ें, उनकी लाइफ को, स्ट्रगल को जिया है, उनके सेंटिमेंट्स को फील किया है, उन्हीं चीज़ों को मैं अपने कैनवस पे उतार कर दिखाती हूँ। और फर्दर हमारी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल, हमारे काम काज के साथ साथ पेंटिंग करने के, हमारे जो अंतर मन में हुई जो द्वंद्व है वो चलता रहता है और उनको हम दर्शाने के लिए हम एक माध्यम यूज़ करते हैं, उनको हम दर्शाने के लिए एक माध्यम यूज़ करते हैं। तो माध्यम मेरा जनरली एक्रेलिक ऑन कैनवस है और एक्रेलिक और पेपर में भी काम करती हूँ मैं। इसके साथ साथ अलग से प्रिंट मीडिया में भी काम किया है मैंने। तो जनरली जो मेरी कला है वह कलर में एक मोनोटोनस भावनाएं होती हैं, मतलब उनको मैं एक सिंगल टोन में लेकर काम करती हूँ और फिगरेटिव वर्क है मेरी स्पेशलिटी। और धीरे धीरे निकालना वर्क को, टेक्सचर के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है और अपनी इस तरह से मैं अपनी भावनाओं को मैं अच्छे से व्यक्त कर पाती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपकी पेंटिंग स्पेशली विमेन पे ही बेस्ड होती हैं, तो विमेन कोई एक रोल प्ले नहीं करती लाइफ में, बहुत सारे रोल्स होते हैं, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ। इतने सारे चैलेंजेस पे आप किस पे फोकस कर पाते हो? वो हैप्पी मोमेंट्स भी लिव करती है और साथ साथ वो सैड मोमेंट्स भी होते हैं, स्ट्रगल भी होते हैं, आपका मेन फोकस किस पे रहता है? मेरा मेन फोकस उनकी जो फीलिंग्स है उन पे होता है। मतलब हम कैसे सारी चैलेंजेस को करने के बाद अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, मतलब कैसे उनको हम उतार पाते हैं, कैसे हम उन चैलेंजेस को रिकवर कर पाते हैं, उनको मैं दिखाती हूँ। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिस्ट के लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो हमें अपने घर, ऑफिस और सराउंडिंग, सोसाइटी, उनके साथ साथ मतलब टाइम एंड स्पेस को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। उस मैनेजमेंट को अगर आर्टिस्ट कवर कर लेता है तो ठीक है, वरना फिर धीरे धीरे उनमें डिटेरियोरेशन आ जाता है। तो इनको बैलेंस करना काफ़ी एक अलग सा है, बिल्कुल फीलिंग ही अलग सी है।
आप कैसे मैनेज करते हो जब इतना सारा टफ हो जाए, फिर ऊपर से आर्ट भी करना, तो एक सुकून आपको देता होगा नो डाउट कि जब आप आर्ट करते हो वो सुकून जो आपको मिलता है, और जब आप सेटिस्फाई हो पाते हो एंड तक, या फिर लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कमी बाकी है, क्या होता है उस वक्त फीलिंग और कैसी होती है वो? एक्चुअली आर्टिस्ट का जो काम है वह एक मतलब उनके एक बच्चे की तरह होता है जिनको हम बहुत ही संजो कर रखते हैं। तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होता है, और जब हम उसमें आत्मसात अपने अंतर्निहित भावनाओं को आत्मसात करके बहुत सोसाइटी की बहुत सारी उतार और चढ़ाव को लेकर फिर उनको हम व्यक्त करते हैं, और जब तक हम काम करते हैं वह हमें सेटिस्फेक्शन देता रहता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो गिफ्ट है ना, सबसे बड़ी वही है जो साथ साथ हम काम करते हैं। जैसे रात में अगर मैं 12 बजे से 7 बज कब बजे गए वो मॉर्निंग के पता नहीं चलता मुझे, तो ये फीलिंग 8 घंटे या 10 घंटे जो काम करने की फीलिंग है वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कला को रूप देना कतई आसान नहीं होता, उसको एक रूप देने के लिए कई विचारधाराएं लगती हैं, कई योजनाएं लगती हैं, साथ ही साथ कई चीज़ें ऐसी लगती हैं। जैसे अगर एक आर्टिस्ट एक कला को रूप देने जा रहा है तो उसे ब्रश चाहिए, कैनवास चाहिए, पेंसिल चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इमेजिनेशन। अगर एक कलाकार के दिमाग में इमेजिनेशन ही नहीं होगी तो वो कला को रूप कभी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कला को और रंगों को किस तरीके से इतनी सुंदरता से एक पर्दे पर, एक दीवार पर या फिर एक कागज़ पर उतारा जा सकता है। ये सीधा साधा एग्जाम्पल आज हमने इस प्रदर्शनी में देख लिया है। हमने कई लोगों से बातचीत की, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी होली के त्यौहार पर इन रंगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा रंगीला रंगीला से महसूस हुआ होगा, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है और अंतर्बोध ने रंगों को एक नया रूप देने का जो एक पहल की है उन्होंने, वो काफ़ी सराहनीय है, और हम उम्मीद करते हैं आपको भी इनकी कला काफ़ी पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ नेटवर्क न्यूज़ की तरफ से प्रेरणा तलवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।